हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बात करते हैं थोड़ा यूनियन बजट से। थोड़ा सा आज का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है या थोड़ा सा यूपीएससी मोर ओरिएंटेड है, बट फिर भी देखते हैं इन चीज़ों को और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझना है। मान लीजिए आपको यूपीएससी नहीं देना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए रेलिवेंट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाऊंगा वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिए। पहला स्टेटमेंट लेके, विद रेफरेंस टू यूनियन बजट 26-27 consider the following statement. पहला, the fiscal deficit target is set to 4.3% of GDP. ये स्टेटमेंट देखिए सही है गलत है, सोचिए थोड़ा सा अपने हिसाब से। The minimum alternative tax rate has been reduced to 14%. तीसरा, fresh MAT credit accumulation will cease starting अप्रैल 2026, यानी अप्रैल 2026 से फ्रेश मैट क्रेडिट संचय बंद हो जाएगा। ऑप्शन पर सिक्योरिटी इन ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है, जबकि फ्यूचर्स पर अभी है 0.05% होगा। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन इसको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कितने क्वेश्चंस, कितने ऑप्शंस या पॉइंट्स सही हैं। इसका जवाब है सभी चारों, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो पहला चलिए इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? 4 कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है। पहला है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, इसकी अवधारणा है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट क्या होता है, इसकी अवधारणा है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, ये क्या होता है, इससे बात करेंगे। फिर ऑप्शन क्या होता है, एक और कॉन्सेप्ट है फ्यूचर्स, फ्यूचर्स क्या होता है। और ऑप्शन में हम समझेंगे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, इसके बारे में हम समझेंगे। 4 कॉन्सेप्ट है। पहला स्टेटमेंट सही है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा का फॉर्मूला ये है एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। सरकार की कुल आय में राजस्व आय और पूंजीगत आय दोनों जुड़ती है, और कुल खर्च में सरकार की क्या जुड़ता है, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च। तो राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल खर्च में से जब हम कुल आय, सरकार की दोनों आय घटा देते हैं और इसमें मार्केट बारोइंग्स, बाजार से उधारी और अन्य देयताओं को शामिल नहीं करते हैं, जो निकलता है वही कहलाता है राजकोषीय घाटा। तो फिस्कल डेफिसिट सरकार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होता है, सरकार इसको बढ़ाना नहीं चाहता है। तो सरकार ने तय किया है इसको 4.3 के आसपास रखना है, टारगेट सेट किया है, जो स्टेटमेंट ट्रू है। और सरकार ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि एफआरबीएम एक्ट कहती है कि फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 3% होना चाहिए। एक आंकड़ा मैं बताता हूं, 2021-22 में यह 9.2% था पोस्ट कोविड एरा में, क्योंकि जब सरकार उधार बहुत ज़्यादा लेती है तो राजकोषीय घाटा उसका बढ़ता है। और पोस्ट कोविड एरा में हमने बहुत सारी बारोइंग्स की थी, तो इससे घटते घटते हम अभी 4.5 तक आ चुके हैं, यानी हमें और रिड्यूस करना है, 3 तक लेके जाना है। इसी को कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, जब सरकार स्ट्रेटेजिकली अपने राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश करती है, इसको वित्तीय समेकन या फिस्कल कंसोलिडेशन करते हैं। जब सरकार इसको धीरे धीरे करती है, राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास, तो इसे कहते हैं फिस्कल ग्लाइड पाथ, यानी ग्रोथ से समझौता किए बिना सही तरीके से रेशनलाइज कर्ज जब सरकार लेती है, अच्छे डिसीजन, मनमाने कर्ज नहीं लेती है, तो राजकोषीय घाटा धीरे धीरे कम होता है। इसी को कहते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। राजकोषीय घाटा ज़्यादा होने से प्रॉब्लम क्या होगा भैया, आपका कर्ज बढ़ जाएगा, कर्ज के साथ साथ उस पर ब्याज का भुगतान जो करना पड़ेगा वो बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर में, मान ली पिछले साल आपने कर्ज लिया ज़्यादा, इस साल इंटरेस्ट पेमेंट उसका ज़्यादा जाएगा, तो आप उधार लोगे जब, उसका बहुत बड़ा पोर्शन इंटरेस्ट पेमेंट करने में जाएगा। ऐसे में इकोनॉमिक की स्थिति बढ़िया नहीं मानी जाती है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई चला जाएगा, यानी इस स्थिति से अर्थव्यवस्था को कुल मिला के बहुत अच्छा कंडीशन नहीं होता है। राजकोषीय घाटा को कम करने
के लिए सरकार अपनी पहली प्राथमिकता अपनाती है। इसलिए फिलहाल अभी इतना समझो, राजकोषीय घाटा जो है वो धीरे धीरे सरकार कम कर रही है। यह कम करना फिस्कल कंसोलिडेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्या होता है। देखिए मैट क्या होता है इसको समझते हैं। मैट जैसे इसके नाम में है न्यूनतम वैकल्पिक कर होता है। तो किसी कर का विकल्प होगा। तो एक कर है जो डायरेक्ट टैक्स है जिसका नाम है कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर। इसे पहले सुपर टैक्स भी कहा जाता था। यह किसी कंपनी के कॉरपोरेट हाउसेस के एनुअल प्रॉफिट, वार्षिक लाभ पे लगने वाला कर है, इसे कहते हैं निगम कर। अब कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, देसी कंपनियां भी काम कर रही है, विदेशी कंपनियां भी काम कर रही हैं। अब ये दोनों कंपनियां काम कर रही हैं तो अपने लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार में जमा करना पड़ेगा। इसे निगम कर कहते हैं और ये हज़ारों करोड़ों में आता था, इसीलिए सुपर टैक्स कहते थे जीएसटी से पहले। अब जीएसटी जब से आया है तब से सरकार के टैक्स कलेक्शन के सोर्सेज और बढ़ गए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पैसा निगम कर से आता था, कॉमर्शियल टैक्स से आता था। निगम कर देखिए 3 स्तर रहता है। जो विदेश की कंपनियां उनके लिए दूसरे स्टैंडर्ड से लगता है, जो देसी कंपनियां पुरानी हैं उनके लिए दूसरा स्टैंडर्ड है, और एकदम जो नई कंपनियां हैं उनके लिए दूसरा स्टैंडर्ड। ऑलमोस्ट जो नई कंपनियां हैं 15 to 17% के रेंज में आती हैं, ये 20 to 25 के रेंज में आती हैं, और ये 30 के रेंज में आती हैं। और पहले 35% था विदेशी कंपनियों का, अब वो कम करके 30 कर दिया गया। 2019 में सरकार ने बहुत बड़ा संशोधन किया। सरकार का मानना ये था कि अगर हम ये कर कम कर देंगे तो बिजनेसमैन के पास, हमारा तो नुकसान होगा लेकिन पैसा बचेगा, तो बिजनेसमैन उस पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाएगा, नए बिजनेस लगाएगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो हमारा थोड़ा कम तो हो जाएगा, लेकिन देश में जब उत्पादन बढ़ेगा जीडीपी बढ़ेगी। और जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत मैच्योर नहीं हुई है, फिर से जो प्री मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, वो बढ़ेगा, देश में उद्योग बढ़ेंगे। तो निगम कर को सरकार ने कम क्यों किया, उसका लॉजिक समझ पाए आप। अब निगम कर का विकल्प है मैट। अब कोई कंपनी कहती है कि भाई हमने बहुत सारे छूट ले लिए या हमें प्रॉफिट जीरो हुआ अपने सीए की मदद से कुछ करके, तो जीरो प्रॉफिट कंपनी बन जाती है। ऐसी कंपनी जो अपना लाभ शून्य दिखा दे उसे जीरो प्रॉफिट कंपनी कहते हैं। तो जो कंपनियों ने अपने प्रॉफिट को जीरो कर दिया है तो अब वो कॉर्पोरेट टैक्स के तो वायदे के बाहर हो जाएंगी, क्योंकि लाभ पे कर लगता है, लाभ शून्य दिखा दिया। तो ऐसी कंपनियों को टैक्स देने से बचाना नहीं है, छोड़ना नहीं है। उन्हें कहा भैया मैट दो, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स दो, इतना तो तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें लाभ हुआ हो या ना हुआ। ये है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ऐसी कंपनियां जो अपने आप को छूट दिखा करके, घाटा दिखा करके जीरो टैक्स कंपनी बन जाती हैं, तो उन्हें मैट देना पड़ता है। इज इट क्लियर। अब मैट होता क्या है, मैट उनके बुक प्रॉफिट का, बुक प्रॉफिट एक वर्ड आया। बुक प्रॉफिट कंपनियों का वह प्रॉफिट होता है बेटा जो कंपनी भविष्य में वसूलने वाली है। उसने अपने बैलेंस शीट पर दिखा तो दिया है, वो प्रॉफिट अभी उसे मिला नहीं है, तो उस भविष्य में मिलने वाली प्रॉफिट का 15% आपको मैट में जमा करना पड़ता था। ये मैट था, और इसी में बजट में संशोधन हुआ है, इसको घटा के 14% कर दिया गया है। क्लियर हुई बात। तो मैट क्या है, 14% कर दिया गया 15% से। इससे छोटी कंपनियों को, जो बहुत फ़ायदे में कंपनियां नहीं दिख रही हैं, उनको थोड़ी राहत मिलेगी। इन कंपनियों को एक और खासियत बात होती है कि जब आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो आपको क्रेडिट भी दिया जाता है। देखिए तीसरा जो स्टेटमेंट था वो यही था, फ्रेश मैट क्रेडिट, यानी अप्रैल 2026 से फ्रेश तरीके से। मैट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो आपने मैट जमा किया बाद में आप उसे क्लेम कर सकते थे, तो सरकार वापस कर देती थी, लेकिन टैक्स सिस्टम में आपको पहले टैक्स भरना पड़ता था। तो जब सरकार मैट को वापस कर देती थी उसी को कहते हैं मैट क्रेडिट। क्लियर। यानी छोटी कंपनियां तो इनको हेल्प करने के लिए उनका वापस कर देती थी कि भाई सिस्टम अच्छा हो गया है, चलो तुम कम से कम टैक्स देने के सिस्टम में तो हो। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से कहा कि भैया फ्रेश क्रेडिट संचय बंद हो जाएगा, अब क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको मैट को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के, जो फ्रेश क्रेडिट एक्यूमुलेशन है उसको बंद कर देंगे। आप इतना ही समझ लो। यहाँ कॉन्सेप्ट जो समझने वाली बात है वो मैट क्या होता है और किसका विकल्प होता है। और चौथा क्या है, ऑप्शन सिक्योरिटीज़,
ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी क्या होता है? यह एक डायरेक्ट टैक्स है। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, यह एक डायरेक्ट टैक्स है। जब आप प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं, यानी शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, तो जो ट्रांजैक्शन करते हैं उस ट्रांजैक्शन के पूरे अमाउंट का बहुत छोटा सा अमाउंट एसटीटी के रूप में लगाया जाता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के रूप में लगाया जाता है। इसमें इस बार के बजट में थोड़ा बदलाव हुआ। फॉर एग्जांपल, मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा, 120 में बेचा, तो जो मुझे लाभ हुआ, जो सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन किया, उसका नॉमिनल गवर्नमेंट को मुझे देना पड़ता है टैक्स फॉर्म में। इसे कहते हैं सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए, कह रहा है ऑप्शन पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन को बढ़ा करके क्या है 1.5% कर दिया गया है, ये सही है। जबकि फ्यूचर्स पे कितना हो चुका है, ये 0.5% हो गया है। तो क्या होता है ऑप्शन, पहले समझते हैं क्या होता है फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर होता है एक अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट। इसे डेरिवेटिव मार्केट्स का पार्ट कहते हैं। फ्यूचर मतलब अनुबंध, यानी हम आज डील कर लेते हैं, एक समझौता होता है। इतने दिन बाद, जैसे मान लीजिए कोई चीज आज 100 रुपए की है, हम डील करते हैं 10 दिन बाद या 3 महीने बाद इसको हम इतने में खरीदेंगे, वो अभी डील हो गया। इसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है। आप समझिए कि किसान से पहले उसने एक समझौता कर लिया कि भाई, मान लो किसान का नाम बुधई है, कि आपको 3 महीने बाद गेहूं की जब फसल होगी तो हम इतने रुपए में गेहूं लेंगे, और फिर उस ट्रांजैक्शंस को क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा जो शर्त हुई है। यानी फ्यूचर में वो चीज़ प्रैक्टिकल में आएगी, लेकिन उसकी डील पहले ही हो गई, अनुबंध हो गया। इसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? और तीसरा क्या है, आपको एक ऑप्शन है ऑप्शन। ऑप्शन भी ट्रेड का क्या होता है, एक ऑप्शन का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का आप क्या कर रहे हो, ट्रेड का एक समझौता कर रहे हो। ये इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज होता है, यानी आपको किस रेट में कब बेचना है, कब खरीदना है, उसकी डील पहले कर देते हैं। तो ऑप्शन 2 प्रकार का होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। इसको समझते हैं बहुत आसान तरीके से। मान लीजिए 100 रुपए का टाटा का एक शेयर है, और कोई बिजनेसमैन है जिसको खरीदना है, जिसको ऑप्शन खरीदना है, तो उसे ये लगता है कि फ्यूचर ये बढ़ के 120 रुपए का हो जाएगा। ठीक है? तो कॉल ऑप्शन आपको खरीदने का राइट देता है, यानी फ्यूचर में 120 रुपए का हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, लेकिन आप ये सोचते हो कि हम इसे भविष्य में भी 100 रुपए में ही खरीदेंगे, भले दाम बढ़ जाएगा, फिर बेच के हम क्या अपना पैसा कमाएंगे। तो कोई भी जिससे आप शेयर खरीदोगे, वो अभी आपको 100 रुपए की चीज़ है, कल को 120 की होगी कि नहीं होगी, 100 रुपए में खरीदने का देने का वादा कैसे कर सकता है? उसके पहले आपको कुछ चार्ज लेगा कि नहीं उससे, क्योंकि उसे भी पता है कि हो सकता है दाम गिर भी जाए। तो वो जिससे आप शेयर खरीद रहे हो 100 रुपए का, वो कहता भाई हमें 10 रुपए का प्रीमियम पहले तुम दे दो, 10 रुपए का अमाउंट, जिसको टोकन अमाउंट कह सकते, जमा कर दो। अब 3 महीने बाद, 1 महीने बाद हम वादा करते हैं ये जो 100 रुपए का रेट है भविष्य में भी उसी रेट से देंगे। अब क्या हुआ, आप जैसा सोच रहे थे, मान लो इसका दाम बढ़ के 150 हो गया शेयर का। अब आप कितने में खरीदोगे? 100 में ही खरीदोगे। इसको बेचोगे कितना? 150 रुपए में। आपको फायदा कितने रुपए का हुआ? 40 रुपया। कैसे 40 रुपए का? क्योंकि 10 रुपए ऑलरेडी आप पे कर चुके हो। तो ये होता है कॉल ऑप्शन। मान लीजिए दूसरा ऑप्शन हो सकता है क्या, ये नीचे गिर गया, ये 100 रुपए से हो गया 50 रुपए का। अब वो दुकानदार ये नहीं कहेगा कि चलो तुम 100 रुपए में खरीदो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। आप उसे मना कर सकते हो, क्यों 100 में खरीदेंगे भाई, 50 हुआ है, हम अपना घाटा क्यों सहेंगे। फिर सवाल उठेगा इस 10 रुपए का क्या होगा, ये 10 रुपया वापस नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपका जो टोकन मनी है, प्रीमियम है, वो नुकसान हो जाएगा। क्या कॉल ऑप्शन समझ पाए? तो कॉल ऑप्शन में क्या होता है, आपको खरीदने का अधिकार दिया जाता है। आप फ्यूचर में अच्छे दाम, जो दाम अभी लॉक करोगे उस पे खरीदोगे आप। पुट ऑप्शन क्या होता है?
पुट ऑप्शन में बेचने का अधिकार दिया था। मान लीजिए टाटा का फिर ये शेयर है 100 रुपए का है, मुझे लगता है कि ये भविष्य में गिर जाएगा, कितने का, 80 रुपए का हो जाएगा। तो जब 80 रुपए का हो जाएगा मुझे लगता है, तो मैं किसी को इसको 100 रुपए में बेचने का अधिकार खरीद लेता हूं कि भले डाउन होगा लेकिन बेचूंगा 100 रुपए में। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, इसके लिए मैंने चलो फिर 10 रुपए प्रीमियम जमा कर दिए। अब इन फ्यूचर क्या हुआ, जैसा मैंने सोचा था इसका रेट या तो गिरेगा या तो बढ़ेगा, चलो गिर गया, ये गिर के मान लिया मैंने कहा 50 रुपया हो गया, लेकिन मैंने किसी से अधिकार ले रखा कि भैया बेचूंगा इसको 100 रुपए में, तो अगले को 100 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो 50 रुपए की चीज जो अभी है वो 100 रुपए में खरीदेगा, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे बेनिफिट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं जो 10 रुपए है इसको फिर आगे मैं क्या करूंगा, फिर उसको होल्ड करूंगा। ठीक है, और मैं उसे 100 रुपए में, 50 रुपए की चीज़ है, मैं 100 रुपए में उसको बेचूंगा, और इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे बीच में 10 रुपया छोड़ करके जो 10 रुपया प्रीमियम डाला है मैंने, मुझे 40 रुपए का फ़ायदा होगा। लेकिन सोच लो अगर ये 100 रुपए का है, बढ़ गया दाम, तो जब बढ़ गया दाम किसी चीज़ का, तो 100 में उसे क्यों बेचूंगा, मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो ये था पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में खरीदने का अधिकार होता है, और ये यूज़ किया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, जब रोज़ रोज़ की आप शेयर मार्केट में चीज़ें खरीदते हो और बेचते हो, उसे कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सरकार ने इस टैक्स को बढ़ाया क्यों, एसटीटी को, क्योंकि मार्केट में बहुत स्पेकुलेशन ना आए, क्योंकि जब टैक्स बढ़ जाएगा तो बहुत बड़ा ठीक ठाक हिस्सा आपको सरकार को देना पड़ेगा, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग को उतना नहीं करोगे आप, इसलिए क्या हो जाएगा कि इससे स्पेकुलेशन जो मार्केट में है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ में आई होंगी, 2-4 कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया है। तो इसका सही जवाब है या ये 4 सही है, यानी ऑल 4 आर द इम्पॉर्टेंट। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस और बजट के ट्रिकी क्वेश्चंस को लेकर के, और हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।